जय हिंद। तो जो हमने आपको फर्स्ट पार्ट में धातु और धातु के बारे में बता दीजिए, जो क्लास में समझा रहे थे, तो क्लास वाला समझाने पर क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही थी, इसलिए मुझे वहां पर रोक दिया। लेकिन आपके लिए ये सेकंड पार्ट फिर मैं लेके चला आया हूँ, क्योंकि वो तो क्लास में पूरा पढ़ा दिया था, लेकिन आपके लिए सेकंड पार्ट लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि अधूरा रह रहा था। इसके चक्कर में मैंने सोचा चलो सेकंड पार्ट भी बना के बच्चों को दे देता हूँ। तो देखिए, इस हमारा जो है सेकंड पार्ट, जो मैंने आपको उस दिन धातुआं धातु की प्राप्त तक बता दें मुक्त अवस्था में, और वो हेडेक अभी तक पढ़िए और यौगिक अवस्था में। ठीक है, ये तो क्लास में हो गया था, लेकिन अब ये इस पार्ट में आपको ये पूरा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखो, मैंने बताया था मुक्त अवस्था में क्या था, हमारा सोना चांदी मरकरी प्लेटिनम आदि थी। और हमारी यौगिक अवस्था में, जिसको हम अयस्क भी बोल देते थे, अयस्क क्या होता था कि जिसमें किसी में, जैसे मान लो लोहा है, लोहा हमारा शुद्ध नहीं हुआ करता था या शुद्ध नहीं निकलता है, तो उसमें कुछ अशुद्धियां होती है, तो वो अयस्क कहलाता है, लोहे का अयस्क कहलाता है। समझा गया नहीं? अगर लोहे का हो गया, पोटेश, मतलब ये अलग अलग प्रकार के हमारे अयस्क होते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर यौगिक अवस्था में बोल दिया था, और इसको अयस्क की भी अवस्था में बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको समझाते थे मुक्त अवस्था में होता क्या है। देखो, मुक्त अवस्था वो होती है जैसे कुछ हमारे तत्व ऐसे हैं जो वातावरण में अक्रियशील है। अक्रियशील मतलब कम क्रियाशील है। तो कम क्रियाशील है, वो वातावरण में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि वो वातावरण की जो ऑक्सीजन, जो हमारी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब वातावरण की या पृथ्वी की नमी के साथ क्रिया कम करते हैं। तो जैसे सोना चांदी मरकरी प्लेटिनम ये हो गए कम मतलब क्रियाशील कम होते हैं। समझा क्या नहीं? क्या जैसे मरकरी है, अगर हाइड्रोजन के साथ क्रिया करें बहुत धीरे से क्रिया करता है, नहीं ज्यादा तेज करता है क्रिया, बहुत स्लो करता है। तो ये जो हमारी होती है मुक्त अवस्था में होती है, क्योंकि ये कि हमारे वातावरण में ना कम क्रियाशील होती है, इसकी वजह से ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है वातावरण में। ठीक है, इसका मतलब मुक्त माने एक भी होता है बंद, बंद अवस्था में, चाहे बंद अवस्था कह सकते हो, वातावरण में मुक्त अवस्था में कह सकते हो। ठीक है। यौगिक अवस्था में अयस्क अवस्था मतलब क्या होता है बाबू? ये देखो, चीजें ऐसी होती हैं जैसे हमारे अयस्क अयस्क द्वारा प्राप्त की जाती है। जैसे हमारी जो जमीन होती है, जमीन की खदानों से, चट्टानों से खोद कर, जैसे आपने देखा वो कोयला कहाँ से निकलता है, जमीन में खोद कर निकाला जाता है ना, उसी में हीरा निकलता है। तो ये क्या है, ये हमारा एक एक यौगिक अवस्था में कह सकते हैं, या इसको अयस्क अवस्था में कह सकते हैं। जो हमारा सोना, कच्चा सोना, वो सॉरी, कच्चा लोहा जो निकलता है, वो जमीन से ही निकलता है। तो जमीन से कच्चा लोहे को निकाल कर वो अयस्क निकलता है, फिर उसका शुद्धिकरण किया जाता है। समझा कि नहीं आ गया? ये फैक्ट्रियों में शुद्धिकरण होता है। जैसे आपको बताया जाए कि जो हमारा पेट्रोल या डीजल निकलता है, ये कच्चा तेल निकलता है, ये कोई हमारा पेट्रोल और डीजल अलग अलग नहीं निकलता, ये सब इकट्ठा होकर कच्चा तेल निकलता है, जो कि इसको पेट्रोल को अलग, कैरोसिन को अलग, डीजल को अलग, इनको सबको अलग अलग किया जाता है। जो हमारा उच्च कोट की पेट्रोल होती है वो अलग कर ली जाती है। जैसे एरोप्लेन जो होता है, जहाज होते हैं, उनमें हमारी उच्च कोट की पेट्रोल चलती है, वो महंगी भी आती है थोड़ी। और जो हम लोग बाइक में चलाते हैं, ये थोड़ा कम कोट वाली होती है। और जो सबसे नीची क्वालिटी रह जाती है, जिसको हम कैरोसिन बोलते हैं, मिट्टी का तेल, वो हमारा मिट्टी के तेल में निकल जाता है। तो ये कच्चा तेल निकलता है। तो ये इस तरीके से जो निकाले जाते हैं, तो वो अयस्क अवस्था में बोल सकते हो उसको। क्या बोल सकते हैं? अयस्क अवस्था में बोल सकते हैं उसको, हम यौगिक अवस्था में भी बोल सकते हैं। तो सोडियम हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया। देखो, ये क्या होते हैं, ये हमारे वातावरण के साथ क्रिया करने के बहुत इच्छुक रहते हैं। ये वातावरण में बहुत जल्दी क्रिया करते हैं। जैसे अगर आप लोहा को देख लो, लोहा को अगर आप नमी में डाल देना, नमी में तुरंत देखना, कुछ देर बाद उसमें आपको जंग लग जाएगी। समझा कि नहीं? आ गया? जंग लग जाती है। तो ये जो हमारे होते हैं ना, जैसे लोहा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और ये सारे जो होते हैं हमारे, ठीक है, सोडियम, ये हमारे जो होते हैं ना पृथ्वी के साथ जो नमी होती है ना, इसके साथ बहुत क्रियाशील रहते हैं। लेकिन ये हमारे कैसे होते हैं? अक्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। तो इसलिए इनको मुक्त अवस्था में बोल दिया, और इनको अयस्क या यौगिक अवस्था में बोल दिया गया। ठीक है, इतना समझ आ गया? चलिए अब आगे आपको बताते हैं। देखो, अब आगे आपको बताने के लिए क्या है कि जैसे अब आता है पृथक्करण विधि। तो पृथक्करण विधि इसी में आती है, क्योंकि पृथक्करण विधि में बहुत लोग जो है ना, चुंबकीय पृथक्करण विधि ये याद नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत लंबा है। जो हमारे छात्र है ना हाई स्कूल के, तो वो बेचारे थोड़ा लंबे के कारण उसको छोड़ देते हैं, लेकिन एग्जाम में कभी ये पूछ भी लेता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखो, उसको कैसे याद करना है, इस वीडियो में हम आपको पूरा समझा देंगे। चलो वीडियो के साथ बने रहिए, आगे आपको बताते हैं। अब देखिए, अब आपको हम बताते हैं कि हमारे जो चुंबकीय पृथक्करण विधि चलती है, किस तरीके से चलती है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो याद करने का तरीका अगर आपको बताया जाए, तो जो सबसे पहले आपको मैं दो रोलर ले लेना है, एक ये और एक ये। इसमें इस तरीके से, मतलब हम आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं, इसके याद करना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, अभी हम पहले आपको बनवा देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक है बाबू, इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। ये हमारा लोलर हो गया। ठीक है, दो लोलर हो गए, जिसमें एक चुंबक वाला होगा और एक हमारा लोहे का होगा। ठीक ठीक है, किसी का भी ले सकते हैं, लेकिन एक चुंबक होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक हम कीप लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कुछ हम ढेर यहाँ पर इकट्ठा कर देंगे, और कुछ ढेर हम यहाँ पर इकट्ठा कर देंगे।
देखो और यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा अयस्कार है, ठीक है बाबू। इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं, ठीक है। देखो इस तरीके से क्या हम इसको लिखेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि। पृथक्करण विधि। देखो बाबू, ये क्या हमारी चुंबकीय पृथक्करण विधि है, ठीक है। अब आपको बताते हैं, देखो चुंबकीय पृथक्करण विधि, ये हमने दो लोलर ले लिए, लोलर जिसमें ये हमारा चुंबक का है, ये हमारा किसका है, मैग्नेट, ये हमारा चुंबक है, ठीक है। ये कहते हैं चुंबक, ये चुंबक है, ये लोहे को किसी को बता सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, और इसके ऊपर हमें एक ये पटा चढ़ा दिया, पटा समझ सकते हो, रबड़ का होता है, रबड़ का पटा होता है, ठीक है। तो देखो हम इस पर पैसे बोल सकते हैं इसको बाबू सिंपल तरीके से बोल सकते हैं हम, इसमें हेडिंग डालेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि हेडिंग डालने के बाद हम लिखेंगे कि इस विधि में सब सर्वप्रथम हम दो लोलर लेते, जिसमें एक हमारा चुंबक का होगा तथा एक दूसरा हमारा प्लास्टिक लोहे, किसी का भी बता सकते हैं आप, ठीक है। तो ये दो लोलर लेंगे, जो हमारे एक चुंबकीय होगा और एक कैसा होगा, लोहे का होगा, ठीक है। जिसके ऊपर हम एक पटा चढ़ा देंगे, मतलब कि चित्र देखते जाओ और बताते जाओ, जिसके ऊपर हम एक पटा चढ़ा देंगे। पटा चढ़ाने के बाद उस पे हम एक, इसमें लोहे का अयस्क डालते हैं, इस कीप की सहायता से यहाँ पर क्या डालते हैं, लोहे का अयस्क। तो लोहे का अयस्क यहाँ से डालते हैं, तो लोहे का अयस्क जब डालते हैं तो पटे की सहायता से, वह पटे की सहायता से हमारे चुंबक वाले लोलर पर जब आता है, तो लोहे के कण चुंबक वाले पट्टे पर चिपक कर थोड़ा दूर गिरते जाके और अशुद्धियां हमारे वहीं इकट्ठी हो जाती हैं। समझा कि नहीं? ये तो बिल्कुल छोटा हमने कर दिया। ये क्या था, चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्या बोलेंगे कि सर प्रथम दो लोलर लेते, जिसमें एक हमारा चुंबक होगा और एक हमारा लोहे का होगा, उसके ऊपर हम एक पटा, रबर का पटा चढ़ाते हैं, फिर कीप की सहायता से लोहे का अयस्क डालते हैं। लोहे के अयस्क को पटा के साथ जाता है, तो चुंबक, जो हमारे चुंबक लोहे का होता है, वो चुंबक में चिपक कर दूर गिरते जाते हैं, और जो अशुद्धियां होती हैं वो पास में ही गिर जाती हैं। इस प्रकार से हमारे लोहे के अयस्क को शुद्धिकरण किया जा सकता है चुंबक पृथक्करण विधि द्वारा। समझा गया नहीं आ गया? तो इस तरीके से हम इस लोहे के अयस्क को अलग कर सकते हैं, ठीक है। समझा गया नहीं आ गया इतना, कि इस तरीके से हम बिल्कुल बोल सकते हैं। बताओ कोई डाउट हुआ, कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बिल्कुल सिंपल, आप इसकी भाषा आप समझिए और पढ़िए और अपने आप ही याद हो जाएगा। चलिए आगे बताते हैं अब आपको हेडिंग। आई होप ये वाली हेडिंग आपको समझ में आ गई। देखिए अब हमारा क्या है कि ये तो विधि होगी, ठीक है। ये विधि थोड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसी तरीके से विद्युत अपघटनी आती है। विद्युत अपघटनी में क्या होता है कि एक हम टैंक लेते हैं, और उस टैंक में इस तरीके से जो टैंक होता है ना, ये बीकर बोल सकते हैं, इसमें हम क्या भर देते हैं, दो रॉड डाल देते हैं, और यहीं पे हम क्या डालते हैं, ये कॉपर की है किसी की भी, ठीक है। और इसी में हम क्या भर देते हैं, उसका किसी के बिलियन भर दो, ठीक है। बिलियन भर के फिर इसमें क्या होता है, ये विद्युत वाला होता है। इसमें फिर ये कॉपर के मतलब सीयू की रॉड होती है, ठीक है। यहाँ से हम क्या विद्युत, जैसे आपने देखा होगा वीडियो में, बहुत बार वीडियो में देखा होगा, वो दोनों तार जाते हैं, हमारे विद्युत जो विद्युत प्रवाहित करता है, और उसमें जिसका परत हटानी होती है तो उसमें डाल देता है, तो वो थोड़ी देर बाद उसकी परत साफ अपने आप हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे विद्युत अपघटनीय वाला होता है, वो भी ज्यादा कठिन नहीं है। आप अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट कर देना, उसका भी हम वीडियो बना के आपको दे देंगे। ये चीज है, बस इसी तरीके से आपको, जिस तरीके हमने इसमें इसका चित्र बना के समझे, इसी तरीके से इसका विद्युत अपघटनीय वाला चलेगा। इसमें भी कॉपर की दो राडें पड़ती है, इसमें विलेन पड़ता है। विलेन पड़ने के बाद जिस चीज का होता है, मान लो इसमें कॉपर में कुछ चीज, मान लो कॉपर के ऊपर जो हरी कलर जंग नहीं लग जाती है, तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, इसमें कॉपर के विलेन में डालते हैं, और इसको जब विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत जब प्रवाहित होती है उसमें जंग हटकर ये कोने में हमारी इकट्ठी हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। जिंक हो सकता है, जस्ता हो सकता है, इस तरीके किसी का भी हो सकता है। समझा गया? तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, ये विद्युत अपघटनीय वाला भी हो जाता है। चलिए टेंशन ना लो, अब आपको समझा दे संक्षारण। देखो संक्षारण क्या होता है, संक्षारण, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी, ये भी हेडिंग बड़ी हो जाती है, तो इसके वजह से बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है कि संक्षारण किस तरीके से हम करते हैं। देखो बाबू, संक्षारण मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा जो लोहा हमारे होता है, तो लोहे पे अगर हम लोहे को नमी में डाल देते हैं, तो नमी में डालने के बाद उसमें क्या होती है, जंग लग जाती है। तो जो वो जंग लगी उसी को हम संक्षारण बोलते हैं। अब संक्षारण से कैसे बचाव कर सकते हैं अपनी धातुओं का, किस तरीके से बचाव कर सकते हैं? आपने देखा होगा जो आपके गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, उसमें एक दीमक लग जाती है, तो इनके किस तरीके से बचाव कर सकते हैं? समझा क्या ना क्या? तो इस चीज हम आपको इसमें बताते हैं। तो संक्षारण मतलब क्या होता है जैसे आपका लोहा हो गया संक्षारण के लिए, लोहा हो गया, चांदी हो गया बाबू,
और हमारा कॉपर हो गया। इसे बहुत हमारी धातुएं ऐसी होती हैं जो संक्षारण से ग्रसित हो जाती हैं। अब जैसे मान लो हम आपको कॉपर ही बताते हैं। आपने कॉपर अगर तांबा देखा होगा, तांबे का जो लोटा या कोई भी होता है, तो अगर उसको आप नमी दे दो या वो आप जमीन में गाड़ दो नमी के साथ, तो ध्यान रखना कुछ दिनों बाद इसके ऊपर हरे कलर की परत जम जाती है। देखा या नहीं देखा? जिसने नहीं देखा तो वो प्रैक्टिकल भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, कोई खतरे वाली बात नहीं है। तो कॉपर पे क्या होता है, हरे कलर की जंग लग जाती है। तो जंग लगने को ही हम क्या बोलते हैं, संक्षारण, मतलब वो संरक्षित हो गई। वो सुरक्षित नहीं, सुरक्षित अलग होती है। सुरक्षित मतलब होता है एकदम अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संक्षारण मतलब होता है कि इस पे अब जंग लग गई, ठीक है, ये अशुद्ध हो गई। तो इस पे अब क्या है कि जैसे कॉपर के ऊपर जो हमारी हरे कलर की जंग लग गई तो वो संक्षारण हो गई, ठीक है। इसी तरीके से हमारा चांदी जो होता है, चांदी का आपने घर पे माँ बाप जो मम्मी तोड़े ओड़े पहनती हैं, आपकी माँ लोग देखा होगा, तो उस पर काले काले कलर की थोड़ी परत चढ़ जाती है हल्की हल्की। अब बिल्कुल ही नहीं चढ़ती है, मतलब बिल्कुल काला नहीं हो जाता है, हल्का देखो काला पड़ जाता है, लेकिन मार्केट में जब लेके तो बिल्कुल चांदी जैसा चमकता होता है, अच्छा चमकता होता है। तो आप बाद में देखा होगा आपको काला काला कलर हो जाता है। तो वो क्या है, ये संरक्षण हो गई, मतलब उसके संक्षारण हो गई है। किसके, ये इसके ऊपर नमी या कुछ नमी अमी पानी जल मिला तो उसके कारण ये कैसे हुए, संक्षारण हो गई। इसी तरीके से हमारे बाबू क्या होता है, लोहा। लोहे को भी अगर आप नमी के साथ जोड़ दो या नमी में डाल दो या खुली अवस्था में इसको डाल दो, तो क्या होता है, इसके ऊपर लाल कलर की जंग लग जाती है। देखिए नहीं, देखिए लाल कलर, लोहे के ऊपर क्या होती है, लाल कलर की जंग लग जाती है। तो ये हमारे क्या संक्षारण हो गई। अब बाबू क्या होता है कि इन संक्षारण से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सिंपल तरीके से आप देखो, सबसे पहले संक्षारण को लिखना कैसे है। संक्षारण को आप सीधा सिंपल तरीके से अगर कोई पूछता तो ऐसे ही बता देना है, जैसे हमने आपको बताया कि जो हमारी कॉपर के ऊपर हरे कलर की परत चढ़ जाती है वो हमारा संक्षारण होती है। या लोहे का बता सकते हो, चांदी की, ये किसी का एग्जाम्पल दे सकते हो। लेकिन लिखना कैसे, तो लिखने के लिए आप डाल सकते हो पहले नंबर संक्षारण हेडिंग डालो, नंबर 1 डालो कि लोहे को अगर नमी के साथ हम इसको रखते हैं या लोहे को वातावरण में, खुले वातावरण में छोड़ देते हैं, तो कुछ समय के बाद उसमें लाल कलर की जंग लग जाती है, उसी को हम लोहे का संक्षारण कहते हैं। ये हो गया। इसी तरीके से हम चांदी को बोल सकते हैं। नंबर 2 में लिख सकते हैं कि चांदी, जब हम चांदी को खुली अवस्था में नमी के साथ जब इसको संपर्क में लाते हैं तो इसके ऊपर काले काले कलर की परत चढ़ जाती है, जो कि हमारे संक्षारण से ग्रसित हो जाती है, ठीक है। अगला आपको कॉपर डाल दो। कॉपर की हेडिंग ऐसी देखना है कि जब हम नमी के साथ इस कॉपर को लेते हैं या इसके साथ जब जल को छोड़ते हैं तो इसके ऊपर हरे कलर की परत चढ़ जाती है, जिससे हमारे संक्षारण से ग्रसित हो जाती है और अशुद्ध हो जाती है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आप और आगे लिख सकते हो। अब आपको देखो यहाँ से क्या है कि इसके हम सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, मतलब इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। बचाव, इससे बचाव हम कैसे कर सकते हैं, मतलब संक्षारण से बचाव हम अपनी धातुओं को किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, खिड़की विंडोज होती है, उनके ऊपर क्या होता है, पेंट कर दी जाती है। तो सीधा सिंपल तरीके से है कि हम देखो चांदी के ऊपर तो पेंट कर नहीं सकते, पेंट करेंगे तो ये फिर कलर ही नहीं बदल जाएगा। समझा गया नहीं आ गया? अब मान लो कॉपर के ऊपर करेंगे तब भी दिक्कत है। समझा गया ना गया? क्योंकि कॉपर कॉपर ही है। हम लोहे के ऊपर कर सकते हैं। आपने देखा होगा लोहे के ऊपर कोई किसी कलर का भी पेंट चढ़ा दिया जाता है, तो लोहे को संरक्षण रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इस पर हम पेंट का प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ हमारी धातुएं ऐसी होती हैं जो कि हमारे, जैसे कैरोसिन हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, या ग्रीस लगा कर ही कुछ रखी जाती है। जैसे आपके घर पे कैंची है, कैंची आपने देखा होगा ग्रीस या तेल लगा दिया जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या है ना, जंग ना आए। तो वो क्योंकि वो भी लोहे की होती है, तो अगर आप ग्रीस लगा देते हो तो इससे भी हमारा क्या होगा कि जंग नहीं आएगी। लेकिन अगर जैसे हमारा लोहा है, क्या अपने कोई ग्रिल वेल बनवाई है लोहे की, तो उस पर आप पेंट करके उसको बचा सकते हो, अन्यथा बारिश जब होगी तो आपकी वो भी संरक्षण हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको बचाव कर सकते हैं। और इनको जैसे कॉपर है, अगर कॉपर मान लो आप तो बहुत कॉपर, हाँ, या तांबा, जैसे तांबे का लोटा होता है ना, तांबे का लोटा देखो बहुत गंदा हो जाता है, जब लेके आते उस तरीके से नहीं दिखता है। तो इसको सिंपल तरीके से बता रहे हैं इसको साफ कैसे करना है बाबू। तो इसको साफ करने के लिए मैं बता रहा हूँ, या तो आप कोई नींबू ले लेना, नींबू ना मिले तो खट्टी चीज कुछ भी ले लेना, या जो खट्टी वो नहीं है, खटाई आती है, ठीक है, खट्टा जो पदार्थ होता है ना, खटाई आती है ना पिसी हुई, तो उसका, या अम्लचूड़ ले सकते हो आप, मार्केट से आपको मिल जाएगा 10-15 रुपए का पैकेट अम्लचूड़ ला के उसी पे आप उसको रगड़ देना, तो आपका जैसे मार्केट से लेके आए दूसरी तरीके से आपका लोटा जो कॉपर का है बिल्कुल चमक जाएगा। या अम्ल उसको, नींबू को उसको निचोड़ कर उसके ऊपर आप कर सकते हो। जो आपके घर में खें होती है ना, जो बच जाता है बारूद जो बचती है, उसी में आप नींबू को निचोड़कर उसको साफ अगर करोगे तो आपका जो कॉपर का या तांबे का जो लोटा होगा बिल्कुल ही चमक जाएगा। इस तरीके से इनके अगर रिएक्शन करवाओ, क्योंकि ये रिएक्शन करता है, अम्ल जो होता है कॉपर के साथ बहुत तेजी रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से ऊपर वाली परत जो होता है हटा देता है। और आपने देखा है, ये ध्यान रखना कि आपके गांव शहर देहात में जो देखो बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं लाओ चांदी को हम साफ कर देते हैं, एकदम चमका देते हैं। तो बाबू देखो वो क्या करते हैं, वो उसके पास भी अम्ली का हमारा विलेन होता है, या उनके पास अम्ल का चूड़ रखे होते हैं, जो वो अम्ल में डालते हैं। व्हाइट कलर का भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, उसमें डालते हैं, उसमें उन्होंने थोड़ी देर के लिए घुमाया या ऐसे करके ऐसे ऐसे किया, तो ध्यान रखना वो अपने आप ही उसके साथ रिएक्शन करके और बिल्कुल चमक जाएगा, और वो पाउडर में मिलाकर आपको दे देंगे, बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपका वजन घट जाएगा।
क्या हो जाएगा, वजन घट जाएगा, क्योंकि जो आपकी परत चढ़ी होती है ना, जो वजन थी उस वजन की फिर नहीं रहेगी, क्योंकि जो जब अम्ल उसके साथ जब क्रिया करेगा तो उसमें से परत वो छुटाएगा, तो परत छुटाएगा, कुछ तो छुटाएगा ना, छुटाएगा, तो जो छुटाएगा भाई आपका वजन कम हो जाएगा। तो आप सिंपल तरीके से आप घर पे अपने खुद ही ऐसे ही धुल सकते हो चांदी आंधी को, अंत अगर किसी के साथ और के साथ अगर धुलवाओगे तो वो आपकी परत को छुटाकर बहुत हल्का कर देगा। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो आप सभी लोग लाइक कर देना, और चैनल को एकदम सभी लोग तुरंत का तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमने आपको बताया ना कि इसमें बेहतरीन बेहतरीन आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, इसलिए आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब बिल्कुल भी आप लोग नहीं करते, ठीक है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।